गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सुबह सवेरे की इस कक्षा में स्वागत है। करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में मैं सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज 15 नवंबर की इस करेंट अफेयर्स की कक्षा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों का वेलकम है। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को आप बेल आइकन क्लिक करिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो का। तो टुडेज करेंट अफेयर्स की इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो पहला है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, तो याद रखिएगा प्रत्येक 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला है कि किस रेलवे स्टेशन को 04 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो किस स्टेशन को अगर बात करें तो 04 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है कि भोपाल रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। 04 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड जो है या प्रमाण पत्र भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। यह FSSAI द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI द्वारा दिया गया है। और FSSAI की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में स्थापना हुई थी। ये खास करके फूड से संबंधित है, यानी आपके फूड और उसकी सेफ्टी और अन्य चीजों पर यह प्रमाण पत्र जारी करता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला अगर बात किया जाए तो अगला आपका प्रश्न है, आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। यानी अगर आसियान की बात किया जाए तो आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से अभी स्वीकार करने पर सहमत हुआ है, तो याद रखिएगा ईस्ट तिमोर को, पूर्वी तिमोर को वो सैद्धांतिक रूप से शामिल करने में अपने ग्रुप के लिए सहमत हुआ है और यह आसियान का 11वां सदस्य होगा। क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना है 11वां सदस्य होगा फ्रेंड्स, ठीक है। साथ में आसियान के बारे में डिटेल से जानने के लिए अगर बात किया जाए तो आगे देखेंगे। अगला है सेना प्रमुख मनोज पांडे 4 दिवसीय यात्रा पर गए। हाल फिलहाल में सेना प्रमुख जो आपके मनोज पांडे हैं वो 4 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं। किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? तो याद रखना है कि फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और किस राज्य सरकार ने हाल फिलहाल में आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने वर्तमान में हाल फिलहाल में आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ अपने राज्य के कलाकारों को पहचान दिलाने के लिए, उनके सम्मान और उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए आईसीसीआर के साथ समझौता किया है। तो बिहार राज्य सरकार ने यह समझौता किया है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ डिटेल्स जान लेते हैं आसियान और अन्य चीजों के बारे में। तो आसियान की बात किया जाए तो आसियान का लोगो है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अ कम्युनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये इसका स्लोगन है, अ कम्युनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसी को संक्षेप में आसियान कहा जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या की अगर बात किया जाए तो ये इसका लोगो है और ये इसका फ्लैग है। याद रखिएगा, ये लोगो हो गया और ये फ्लैग हो गया इसका, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 10 सदस्य हैं इसके। एक बार पूरा डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 की आसियान की स्थापना हुई इन बैंकॉक, थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक में इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द आसियान,
ठीक है। इसके फाउंडिंग फादर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, ये थे। अगर बात किया जाए तो यानी ये 5 देश से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखिएगा। और इसके बाद ब्रुनेई दारुसलाम ज्वाइंट आसियान 7 जनवरी 1984। ब्रुनेई ने जो है 1984 में इसे ज्वाइन किया। फॉलोड बाय वियतनाम, वियतनाम ने 1995 में, लाओ पीडीआर एंड म्यांमार ने 1997 में, कंबोडिया ने 1999 में, मेकिंग व्हाट इज टुडे द 10 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ आसियान। तो अगर बात करें तो वर्तमान में इसके 10 सदस्य थे। 10 सदस्यों में कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, ठीक है, याद रखिएगा वियतनाम हो गया आपका। इसके बाद लाओ पीडीआर, म्यांमार, ठीक है, और कंबोडिया, ये सब क्या है, इसके 10 सदस्य हो गए। और 11वां सदस्य किसे अनाउंस किया गया सैद्धांतिक रूप से? तो ईस्ट तिमोर को, पूर्वी तिमोर को। पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। ये इसके 10 सदस्य हैं। इस मानचित्र को दिमाग में बिठा रखेंगे तो देश याद रखेंगे। खास करके अगर देखा जाए तो ध्यान से एक चीज देखिए, इसे याद करने का सबसे बेहतर ट्रिक क्या हो सकता है? तो यहां से याद रखिए कि भारत के बाद जो जुड़े हुए जितने भी देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इधर आएंगे तो मलेशिया हो गया, यहीं पे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे तो ब्रुनेई है, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर अगर इस पूरे रीजन को देखो भारत के बाद, तो ये पूरा रीजन क्या है? आसियान यही है। तो अगर ये मानचित्र आपके दिमाग में फ्रेंड्स बैठ जाए कि यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो एकदम मैप अगर बैठा हुआ है तो आप निश्चित रूप से 100% सही कर लेंगे। और यहीं पर अगर बात करें तो ईस्ट तिमोर या दिल्ली की अगर बात किया जाए तो अब दिल्ली भी क्या हो गया है? इसका सदस्य हो गया है। तो 11वां आपका सदस्य बना है दिल्ली तिमोर। अब आईसीसीआर के बारे में देख लेते हैं। तो आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और इसी के साथ बिहार राज्य सरकार ने समझौता किया है। उस समझौता के बाद बिहार राज्य सरकार अपने यहाँ के जो भी कलाकार हैं, जो सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी पहचान है, उनकी पहचान को और उजागर करने के लिए, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने समझौता किया है। आईसीसीआर इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त जो है संस्था है, याद रखिएगा, स्वायत्त संस्था है भारत सरकार की। इन्वॉल्व इन इंडियाज ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस थ्रू कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड दियर पीपल। It was founded on 9 अप्रैल 1950। 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 9 अप्रैल 1950 को आईसीसीआर की स्थापना की थी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की। और थोड़ा सा इसके बारे में देखिए तो फॉर्मेशन 9 अप्रैल 1950 को हुआ। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखिएगा, आजाद भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइड ये तेजी से अपनी चीजों को फैलाने का काम करता है। आगे बात करें तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे इसके प्रेसिडेंट है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वर्तमान में कुमार तुहिन इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा आईसीसीआर के बारे में। बिहार के बारे में हाल फिलहाल चर्चा में रही कुछ और बातों को जान लेते हैं। उन बातों में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यह जानना है कि बिहार की खगोल वेधशाला को यूनेस्को ने संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया है।
आप लोगों को याद रखना है कि हाल फिलहाल में बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया है। ठीक है। साथ में अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में, कहां पर, बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो गृह मंत्री जी ने हाल फिलहाल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो बिहार के सारण में किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। ये ऐलान किया है कि नो बैग डे भी शुरू होगा और खेल पीरियड भी एक निश्चित फिक्स किया जाएगा। नो बैग डे का मतलब कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बच्चे कोई बैग लेकर के नहीं जाएंगे और उन्हें शिक्षा दिया जाएगा, यानी बोझ में कमी किया जाएगा और नई शिक्षा नीति के तहत थोड़ा सा उन्हें बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में ही है। हाल फिलहाल में मखाना है, जर्दालू आम है, शाही लीची है, इन सब को बिहार के टैग मिला है, यानी जीआई टैग दिया गया है। मखाना को, जर्दालू आम, शाही लीची जो बिहार का है उसे जीआई टैग मिला है। तो यह भी बातें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार एशिया से बाहर किसी देश को मेजबानी के लिए चुना गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व कबड्डी 2025 की मेजबानी ब्रिटेन के पश्चिमी मिडलैंड या वेस्ट मिडलैंड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। केविन कॉनरॉय का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये कौन थे, तो ये एक अभिनेता थे, अमेरिकी हॉलीवुड के अभिनेता थे। तो याद रखिएगा केविन कॉनरॉय कौन थे, एक अभिनेता है, अमेरिकी अभिनेता है जिनका हाल फिलहाल निधन हुआ है। देखिए कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा वेस्ट मिडलैंड्स के द्वारा किया जा रहा है कबड्डी विश्व कप की। इस बार की 2025 की मेजबानी किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। 2025 की पहली बार एशिया से बाहर विश्व कप कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। वो खास करके विश्व स्तर पर जुड़ाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये फैसला लिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए यह पहली बार है कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत, ईरान और पाकिस्तान सहित कम से कम 16 टीमें पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के शामिल होंगी। इसका आयोजन 2025 की पहली तिमाही के दौरान होगा। ठीक है। और WKF और इंग्लैंड कबड्डी के अध्यक्ष अशोक दास ने कहा कि ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स को 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी सौंपने का फैसला किया गया है। यह इस खेल के यूरोप और वैश्विक विकास तथा विस्तार के मामले में अहम कदम है। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार यूरोप में कबड्डी हो रही है, कबड्डी विश्व कबड्डी का आयोजन हो रहा है, एशिया से बाहर पहली बार हो रहा है, इवन आप ये भी कह सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं। विश्व कबड्डी महासंघ WKF के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहा है, जिसने 10 में से 9 बार विश्व कप का खिताब जीता है। इन सभी विश्व कप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF के तत्वाधान में हुआ था और इसे एशियाई सरजमी पर खेला गया था। पहली बार ऐसा आयोजन है जो एशिया के बाहर हो रहा है, वो यूरोप के वेस्ट मिडलैंड्स यानी ब्रिटेन में हो रहा है 2025 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये मेजबानी भारत कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है, तो यह मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है, नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022। ठीक है। अगला है MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीतने वाला कौन है, तो MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में टेलर स्विफ्ट जो एक सिंगर है, पॉप गायिका हैं,
इन्होंने 4 पुरस्कार जीते हैं। ये पॉप सिंगर हैं जिन्होंने 4 पुरस्कार जीते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है आपकी टेलर स्विफ्ट, जिनको इस बार आपका 4 पुरस्कार दिया गया है MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 का, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, ये टेलर स्विफ्ट है आपकी। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद रखिएगा, 41वां आयोजन है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, तो ये याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल्स का आयोजन 7वां संस्करण कहाँ हो रहा है? 7वां संस्करण इसका कहाँ हो रहा है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है। अमूर फाल्कन क्या है? सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला एक प्रवासी पक्षी है, इसे याद रखिएगा। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया जा रहा है। इस पर आगे डिटेल्स जानेंगे। इसके अलावा सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ मणिपुर में ही किया गया है, खास करके लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के प्रश्नों को जानने के लिए, हल करने के लिए। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया था। कहाँ? खोंगजोम दिवस, तो याद रखिएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरवा त्योहार और संगाई महोत्सव, ये सब क्या है? मणिपुर के त्योहार ही है। ठीक है, ये देखिए, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण की अगर बात किया जाए तो 14 नवंबर को, कब? 14 नवंबर को, याद रखना है, 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में, कहाँ? तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया गया। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन, जिसे बाज भी कहते हैं, अमूर फाल्कन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। अमूर फाल्कन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में। 14 नवंबर को ही चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर, या कहिए उसी दिन मेरा भी जन्म दिवस है, मेरे जन्म दिवस पर यह आयोजन किया गया है। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए तो भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हाल फिलहाल में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास जो है, भारत और फ्रांस का जो वायु अभ्यास है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन, याद रखना है, जोधपुर में हुआ, राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ है। आसियान भारत मैत्री वर्ष कब मनाया जा रहा है? तो भारत के द्वारा आसियान भारत मैत्री वर्ष 2022 के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 23 वर्षों का एक जो आपसी संबंध है, उस बेस पर अगर बात किया जाए तो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भारत के द्वारा किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि आसियान भारत मैत्री वर्ष कब मनाया जा रहा है, किस वर्ष को मनाया जा रहा है? तो 2022 को इस रूप में मनाया जा रहा है। आपका लास्ट इंफॉर्मेशन के रूप में अगर बात करें तो किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड के रूप में केरल ने यह अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? केरल ने यह अवार्ड जीता है, ध्यान रखेंगे। साथ में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि यह भी केरल के द्वारा किया जा रहा है। ट्रैक एशिया 2022 की मेजबानी भी आपके केरल के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ में केरल पृथ्वी दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस के रूप में, जिसे केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है। आपके आज का अंतिम प्रश्न, गूगल 2022 के लिए डूडल किसने जीता है? गूगल 2022 के लिए डूडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो श्लोक मुखर्जी हैं, श्लोक मुखर्जी। उन्होंने गूगल 2022 के लिए डूडल पुरस्कार या डूडल जीता है, याद रखिएगा, श्लोक मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस करंट अफेयर्स की कक्षा पर यहीं विराम करते हैं। कल सुबह सवेरे की इस कक्षा में फिर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ में शेयर कर दीजिए
और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल